हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी है ये भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हमेशा चर्चा में रहता है और हमेशा में चर्चा में रहने के पीछे कारण ये है कि कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं। मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपने एक नाम सुना होगा अफस्पा। ये शब्द हमेशा आपको देखने को मिलता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। इसके साथ में आप एक शब्द सुनते हैं 1958, 1958 कि 1958 में सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और ये अधिनियम जो भी हमारे सशस्त्र बल हैं, इन सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां देता है। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अफस्पा आपके पास क्या है और वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जो ह्यूमन राइट कमीशन इसके बारे में बात करता है कि मानव अधिकारों का हनन करता है और जो सरकार इसके फेवर में बात करती है, उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जब भी हम लोग अफस्पा के बारे में बात करते हैं, एक बात तो आपको समझ में आती है इसको देखने से कि इसका जो संबंध है वो सशस्त्र बलों से है। इसका जो संबंध है ये किससे है? सशस्त्र बलों से। सशस्त्र बलों की मैं आपसे बात करूं तो जो भी हमारे पास आर्म फोर्स है ना, आर्म फोर्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास सेना है। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है ये भी थोड़ा सा आपको समझना है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, जो हमारी आर्मी है, ठीक है, आर्मी के अलावा हमारी नेवी की हम लोग बात करें या हमारी एयर फोर्स की हम लोग बात करें, और इसके साथ में जो भी आपकी सेंट्रल फोर्सेस रहती हैं, मतलब इसके अंतर्गत सिर्फ केंद्रीय सेनाएं आती हैं। मतलब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या स्टेट पुलिस को अफस्पा के अंतर्गत स्पेशल पावर दी गई है, क्या नहीं दी गई। जब भी हम लोग बात करते हैं आर्म फोर्सेस के बारे में, इसका मतलब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सेंट्रल की जो भी आपके पास फोर्सेस हैं उनके लिए। तो इनको विशेष शक्तियां दी गई हैं इसके अंतर्गत, और ये विशेष शक्तियों की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखो क्या है कि अगर कोई क्षेत्र आपके पास अशांत क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, वहां का कोई हिस्सा आपके पास कैसा है? अशांत है, डिस्टर्ब है। कोई भी आपके पास जो एरिया है ये कैसा है? डिस्टर्ब एरिया है। और इस डिस्टर्ब एरिया में जब आर्म फोर्स जाते हैं एक्टिविटी करने के लिए या अपनी कार्रवाई को पूरा करने के लिए, तो सामान्य जनता के द्वारा जो आम जनता होती है ये इनको क्या करती है? परेशान करती है। मतलब इनकी जो कार्यवाही है, इस कार्यवाही को करने में बाधा डालती है। बच्चों, आसानी से समझने की कोशिश करना। आज हम अफस्पा का एक एक प्रोविजन समझने की कोशिश करेंगे और जितने सवाल आपके मन में चलते हैं, हर एक सवाल को मैं यहाँ पर आपका आंसर देकर जाऊंगा। तो देखो, अफस्पा सशस्त्र बलों से संबंधित है, आर्म फोर्सेस से संबंधित है। इसमें कौन कौन आता है ये हमने देख लिया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जब कोई रीजन आपके पास अशांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वहां उस एरिया को सामान्य बनाने के लिए जब हमारी आर्म फोर्सेस जाती हैं, तो जो सामान्य जनता है ये कार्यवाही को सही तरीके से करने नहीं देती है, और इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार हमारे सशस्त्र बलों को कुछ शक्तियां दी गई हैं इस एक्ट के अंतर्गत। यही आपके पास क्या है? अफस्पा है। अच्छा, अशांत क्षेत्र का मतलब क्या है? तो देखो, जब किसी क्षेत्र में, जब किसी एरिया में किसी भी प्रकार की एक ऐसी गतिविधि जिसे आप लोग नस्लीय कह सकते हैं, है ना, आप इसको भाषाई कह सकते हैं, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, या अपने अधिकारों की मांगों के लिए। मतलब कोई भी वर्ग जब अपने अधिकारों की मांगों की पूर्ति करने के लिए उग्रवादी रूप अपना लेता है। उग्रवादी रूप का मतलब क्या है कि जब उन लोगों के द्वारा
हिंसात्मक गतिविधि होने लगती हैं तो उन गतिविधियों को रोकने के लिए जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। और अगर उनको स्पेशल पावर न दी जाए तो आम जनता इस कार्रवाई को आसानी से नहीं करने देती है। तो अभी तक देखो हमने ये समझने की कोशिश की कि अपस्फा का मतलब क्या है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, इसके साथ में 1958 लिखा रहता है। ये क्यों लिखा रहता है इसे भी जानेंगे। सशस्त्र बलों के अंतर्गत कौन कौन आता है ये आपने समझा। मैंने आपको बताया अपस्फा का यूज कहां पर किया जा सकता है, डिस्टर्ब एरिया में। डिस्टर्ब एरिया का मतलब क्या है, अशांत क्षेत्र। और अशांत क्षेत्र कब घोषित किया जाएगा, अगर वहां पर कोई नस्लीय, भाषाई, धार्मिक अधिकारों या किसी दूसरे प्रकार की ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां पर हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो उस स्थिति को सामान्य करने के लिए सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां दी जाती हैं, वो आपके पास यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अपस्फा है ये तो आपका 1958 का है, 1958। और इसका अगर जो पूर्ण रूप है ये 1972 1972 में आया। लेकिन इसका जो संबंध है ये काफी पुराना है। काफी पुराने का मतलब क्या है, अगर हम इसके इतिहास को समझने की कोशिश करें, अपस्पा आपके पास जो है इसके अगर इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों इसकी जो जड़ें हैं वो ब्रिटिश भारत से जुड़ी हैं। ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है कि सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग किया गया था 1942 में, 1942। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भी हम लोग बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ब्रिटिशर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए जो भी आर्मी थी, आर्मी या पुलिस, इन अधिकारियों को कुछ स्पेशल पावर दी। और उन स्पेशल पावर के तहत इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व था उस नेतृत्व को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। मतलब इसका संबंध कब से है, ब्रिटिश भारत से है, आजादी से पहले है। मतलब सशस्त्र बलों को जो विशेष शक्तियां दी ये आजादी के पहले अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, दे दी थी। उसके बाद देखो जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद हमारे दो एरिया, एक तो हम लोग बात करते हैं बंगाल की, जैसे भारत आजाद हो गया 1947 में, तो आजादी के बाद बंगाल वाला आपका जो क्षेत्र है और पंजाब वाला आपके पास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अराजकता थी। बहुत ज़्यादा अराजकता का मतलब क्या है, आप सबको पता है कि बंगाल मुस्लिम सांप्रदायिकता के कारण और पंजाब की हम लोग बात करें सिख दंगों के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो यहाँ पुलिस अधिकारियों को काम करने में बड़ी परेशानी आ रही थी, इसीलिए सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा इनको कुछ विशेष शक्तियां दी। जब यहाँ पर स्थिति कंट्रोल हुई, यहाँ पर स्थिति अच्छी होती है, तो उसके बाद भारत का एक हिस्सा है, अगर मैं आपसे बात करूं भारत का, हम मैप समझने की कोशिश करें, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया का आप एक रीजन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करें या सेवन सिस्टर्स की हम लोग बात करें, यहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास जनजातीय समूह रहते हैं और उसके अलावा यहाँ डोमिनेंस भी काफ़ी सारा होता है। मतलब एक सिंपल सी बात आपसे करूँ, आज़ादी के पहले अगर नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए ज़्यादा साधन थे तो बंगाल और ये पूर्वी बंगाल, इस तरीके से रास्ते थे कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। और ये वाला जो मार्ग है ये उतना अच्छा था नहीं कि हम यहाँ पर आसानी से पहुँच पाएँ। जब जनजातीय समूह को लगा कि सरकार यहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच पाएगी तो उन्होंने इस वाले एरिया में अशांति फैलाना स्टार्ट कर दी और
इसके बाद सरकार ने 1958 में 1958 में एक अधिनियम पारित किया जिसे हम लोग असम और त्रिपुरा, है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, असम और त्रिपुरा विशेष शक्ति अधिनियम। ये 1958 में आया था। कब आया था आपके पास, 1958 में। और जब 1972 में नॉर्थ ईस्ट का हमने पुनर्गठन कर दिया तो इसके बाद इसका नाम कर दिया गया कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप अफस्पा के बैकग्राउंड को समझ पाए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, अफस्पा आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम है। इसके अंतर्गत जो आर्म फोर्सेस होती हैं उसको कुछ स्पेशल पावर दे देती हैं ताकि वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर सकें। इसका संबंध है ब्रिटिश भारत से। 1942 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1947 में बंगाल और पंजाब में इसका प्रयोग किया गया और उसके बाद 1958 में पूर्वोत्तर भारत, असम और त्रिपुरा, देन 1972 में कंप्लीट आपके पास जो पूर्वोत्तर भारत है यहां इसका प्रयोग किया गया। हम लोग बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में सबसे पहली बार अफस्पा का प्रयोग किया गया था। तो ये तो इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, डेट्स या ईयर वाइज हमने देखा कि भारत के किस किस क्षेत्र में कब कब आपके पास अफस्पा लगा। अफस्पा में क्या शक्तियां मिलती हैं आर्म फोर्सेस को, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, जब किसी एरिया में अफस्पा लागू हो जाता है तो उस एरिया में जो आपके पास पुलिस अधिकारी हैं, अधिसूचित पुलिस अधिकारी या नॉन नोटिफाइड आपके पास ऑफिसर, जिसको भी सरकार यहाँ पर भेजती है, इन लोगों को काफ़ी सारे अधिकार मिल जाते हैं। और काफ़ी सारे अधिकार का मतलब क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं सिर्फ शक के आधार पर। जैसे मान लीजिए आर्म फोर्स को किसी व्यक्ति पर डाउट होता है कि इसके द्वारा कोई आपके पास टेरर एक्टिविटी या इसके द्वारा कोई भी हिंसात्मक गतिविधि की गई है तो इसको वो अरेस्ट कर सकते हैं। सामान्य कानून में नहीं कर सकते शक के आधार पर, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ अरेस्ट कर सकता है बल्कि उसको डेथ तक, मतलब हम मृत्यु दंड तक सजा भी दे सकते हैं। और यही आपके पास एक ऐसा प्रोविजन है जिसके कारण काफ़ी सारे ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हम देखेंगे इसका क्या आधार है। इसके अंतर्गत जो आर्म फोर्स हैं वो मना कर सकते हैं कि किसी भी एरिया में आपके पास 4 से अधिक जो व्यक्ति हैं ये हमें घूमते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके अंतर्गत जो सामान्य गतिविधियां हैं वो सामान्य गतिविधि एक तरीके से ठप कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं। और सरकार आर्म फोर्सेस को पावर देती है कि वो कहीं भी, मतलब किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं। छानबीन करने का मतलब क्या है, वो किसी भी घर की, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी पैलेस की क्या कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। देखो बच्चों, अफस्पा क्यों इतना आपके पास पावरफुल है, उसके पीछे फैक्टर ये है, इतने सारे अधिकार मिलते हैं। आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो सिर्फ शक के आधार पर। अगर आपको डाउट है तो आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। आप डेथ पेनल्टी तक सजा भी दे सकते हैं। आप 4 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह से, मतलब एक जगह पर इकट्ठा होने से मना कर सकते हैं। आप सामान्य जो गतिविधियां हैं कि किसी जुलूस को निकालना, किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, कोई सभा को वो संबोधित करना, इन सब पर बैन लगा सकते हो। किसी भी स्थान की आप छानबीन कर सकते हो। इसका एक और जो प्रोविजन है 6वां, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है कि देखो, अगर फोर्सेस को ऐसा एहसास होता है कि कोई आपके पास जो हाउस है, मान लीजिए ये कोई घर है और इसमें
किसी भी टेरर एक्टिविटी का मतलब क्या है, या तो इसमें आतंकवादी छुपे हुए हैं, या इसमें यहां से वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं, या फिर यहां पर इनसे संबंधित कोई मीटिंग चल रही है, तो ऐसे प्लेस को आर्म फोर्सेस क्या कर सकती हैं, विस्फोट के द्वारा नष्ट कर सकती हैं। समझिए, इतने सारे प्रोविजन किए गए हैं अफस्पा के अंतर्गत, और ये आर्म फोर्सेस को पावरफुल बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अफस्पा में क्या शक्तियां मिल जाती हैं आर्म फोर्सेस को, और इस समय इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है, इस कार्रवाई के लिए इन्हें किसी को जवाब नहीं देना होता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने यहां पर बात की अफस्पा के बारे में कि अफस्पा क्या है, कैसे आया, अभी तक इसका भारत में कहां कहां पर प्रयोग किया गया है, और इसमें क्या शक्तियां मिलती हैं आर्म फोर्सेस को। अब हम लोग थोड़ा सा इसके प्रोविजन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कहां पर क्या क्या बातें की गई हैं। देखो बच्चों, अफस्पा आपके पास जो एक्ट है ये 1958 का है, 1958 का है, और इसमें टोटल 7 धाराएं हैं। इसके अंतर्गत कितनी हैं, टोटल 7 धाराएं हैं। ठीक है, और इन 7 धाराओं में कहां पर क्या दिया गया है समझ लेते हैं। अगर मैं पहली धारा की बात करूं तो पहली धारा में आपको सिर्फ परिभाषा पहली धारा में इसका नाम और विस्तार देखने को मिलेगा, है ना। जो फर्स्ट आपके पास धारा है इसमें शॉर्ट नेम और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है और इसका विस्तार कहां पर होता है। कहां पर होता है आप सबको पता है, ऐसा एरिया जिसे आप डिस्टर्ब एरिया अनाउंस कर सकते हो, और डिस्टर्ब एरिया आपके पास कोई पूरा राज्य हो सकता है, उस राज्य का एक छोटा सा भाग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके की गतिविधि आपके पास हुई है, किस तरीके की नहीं हुई है। अगर मैं इसकी दूसरी धारा की बात करूं तो दूसरी धारा में यहाँ पर दी गई है डेफिनेशंस। दूसरी जो धारा है इसमें दी गई है क्या, परिभाषाएं। और जब भी हम लोग डेफिनेशंस की बात करते हैं, कौन कौन सी परिभाषा दी गई हैं, एक तो सशस्त्र बल की परिभाषा है, और मैंने आपको बता दिया है कि सशस्त्र बल में कौन कौन शामिल होता है। एक यहाँ पर परिभाषा दी गई है किसके बारे की, जो अशांत क्षेत्र है, इस अशांत क्षेत्र की परिभाषा दी गई है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किस एरिया को आप अशांत क्षेत्र घोषित करते हैं। इसकी धारा 3 की हम लोग जब भी बात करते हैं, अफस्पा एक्ट में टोटल 7 धाराएं हैं। पहली में दिया गया है विस्तार, इसका कहां पर है, मतलब इसको किस नाम से जाना जाएगा और इसका विस्तार कहां पर रहेगा। दूसरी धारा में दी गई हैं परिभाषाएं, और इसमें 2 परिभाषा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सशस्त्र बल की और एक आपके पास किसकी है, अशांत क्षेत्र की। तीसरी जो धारा है इसमें बताया गया है कि जो डिस्टर्ब एरिया है, अशांत क्षेत्र आपके पास जो है, इसको कौन अनाउंस कर सकता है। तीसरी जो धारा है इसमें बताया गया है कि डिस्टर्ब एरिया कौन अनाउंस कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम अशांत क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसको घोषित करने की जो शक्ति है, जो अधिकार हैं, वो है या तो आपके पास कर सकता है गवर्नर, या कर सकता है आपके पास कौन, एडमिनिस्ट्रेटर, और या कर सकती है कौन आपके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है, या तो ये शक्ति दी गई है किसके पास, राज्यपाल के पास, या ये शक्ति दी गई है प्रशासक के पास, और या ये शक्ति दी गई है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो इसको लेकर एमसीक्यू बन जाता है कि इनमें से किस व्यक्ति के पास किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया अनाउंस करने की पावर है। तो बच्चों राज्यपाल आपको याद रखना है, प्रशासक आपको, देखो यूटी जो यूनियन टेरिटरी है ना, यहाँ पर प्रशासक, जो राज्य हैं वहां पर आपके पास कौन, गवर्नर, और भारत की हम लोग बात करें किसी भी हिस्से में तो आपके पास कौन, केंद्र सरकार। तो देखो पहली धारा में दिया गया है शॉर्ट नेम एंड एक्सटेंशन, दूसरे में दी गई है डेफिनेशन, तीसरे में यहां पर आपके पास दिया गया है क्या, तीसरे में यहां पर आपके पास दिया गया है कि कौन इसको डिस्टर्ब एरिया अनाउंस कर सकता है। अगर हम लोग बात करें यहां पर जो इसकी धारा 4 है ना, ये आपके पास कौन सी है, 3,
और ये आपके पास धारा कौन सी है, 4। अगर हम धारा 4 की बात करें तो स्पेशल पावर है ना, धारा 4 में दी गई है क्या, स्पेशल पावर, किसके लिए, आर्म्स फोर्सेस के लिए। मतलब जो सशस्त्र बल हैं उसकी विशेष शक्तियों का वर्णन किया गया है कहां पर, आपके पास धारा 4 में। तो थोड़ा सा आप लोग क्या रख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं कि 2 में डेफिनेशन दी गई है और 3 में आपके पास दिया गया है कि कौन डिस्टर्ब एरिया अनाउंस कर सकता है। धारा 4 में दिया गया है कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनके पास क्या पावर्स हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं धारा 5 के बारे में, तो धारा 5 में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा अपस्पा के अंतर्गत, उस व्यक्ति को जो स्थानीय पुलिस है, लोकल आपके पास जो पुलिस है, उस पुलिस को क्या करना, आपके पास हैंड ओवर करना। तो इस तरीके से अपस्पा एक्ट की कुछ धाराओं को आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं और अपस्पा को आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो, एक चर्चा चलती है ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कि आपके पास ये जो एक्ट है ये एक्ट गलत है। इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से की जाती है। ब्रिटिशर्स के समय में जो काला कानून आया था उस काले कानून से इसकी तुलना की गई है और बोला जाता है ये सामान्य नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन करने वाला एक ब्रिटिश काला कानून है। समझ गए, मानव अधिकार आयोग इसके बारे में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब अफस्पा के अंतर्गत आर्म फोर्सेस को पावर मिल जाती है तो वो इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। मतलब वो इसके लिए अब किसी को उनको जवाब नहीं देना है और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इस समय कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसका जो आपके पास आर्म फोर्सेस हैं कभी कभी गलत प्रयोग कर लेते हैं। मतलब देखो, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है। मान लीजिए उस एरिया में आप पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हैं और किसी व्यक्ति से आपकी पुरानी कोई दुश्मनी हो और आप उस दुश्मनी का बदला ले सकते हैं और उस व्यक्ति को सिर्फ डाउट के आधार पर अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको इसके लिए जवाब नहीं देना है। मान लीजिए आप कोई पुलिस ऑफिसर हैं और किसी व्यक्ति से आपका कोई झगड़ा है, आप उस व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं अपस्पा के अंतर्गत। और ऐसा देखने को मिला है कि जब भी अपस्पा लागू किया जाता है तब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनके द्वारा जातीय घटनाओं की हम लोग बात करें, हिंसात्मक घटनाओं की हम लोग बात करें या रेप जैसी घटनाओं की हम लोग बात करें, उनको बढ़ावा दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं और किसी को इनको जवाब नहीं देना पड़ता। तो इसी के कारण जो आपके पास मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसकी तुलना जो काला कानून है या रॉलेट एक्ट है उससे करते आए हैं हमेशा। लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर इसके विपक्ष में तर्क हैं तो काफी सारी बातें ऐसी हैं कि आप इनके पक्ष में तर्क दे सकते हो। पक्ष का मतलब क्या है? देखो बच्चों, कि आतंकवादियों की हम लोग बात करें या नक्सलियों की हम लोग यहाँ पर क्या करें, बात करें, जो आपके आतंकवादी होते हैं या आपके पास ये नक्सली होते हैं, आपने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं करते हैं जिनमें काफ़ी सारे पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं। हमने पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी सारी घटनाएं देखी हैं कि एक बस पे अटैक कर दिया, एक ग्रुप पे अटैक कर दिया, इस पे हमला कर दिया, उस पे हमला कर दिया। अगर सोचिए, जब हमारे पास अफस्पा है, जब हमारे पास इतना बड़ा कानून है, उसके बाद आतंकवादी और नक्सलाइट अपने मंसूबों पर, हम उनके मंसूबों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस एक्ट को हटा दिया जाए तो ये और कैसी घटनाओं को अंजाम देने लगेंगे। तो ये कानून की उपयोगिता ये है कि जो भी आपके पुलिस अधिकारी हैं, जो भी आपके पुलिस कर्मचारी हैं, ये कानून उनको एक मनोबल देता है कि अगर परिस्थितियां बस से बदतर हुई तो हमारे पास अपस्पा रहेगा और इसका प्रयोग करके जो स्थिति है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य गतिविधियों में भी
पुलिस पर पत्थर फेंके जाने लगते हैं, पुलिस पर गोलीबारी होने लगती है, तो इन घटनाओं से बचने के लिए अपस्पा एक्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपस्पा को लेकर एक वर्डिक्ट दिया है और वर्डिक्ट ये है कि उसने बोला है अपस्पा के जो भी प्रोविजन हैं ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत अनुकूल हैं। ऐसा नहीं है कि ये मानव अधिकारों का हनन करते हैं, इसीलिए सरकार जब इसकी जरूरत हो तब इसको लागू कर सकती है और सशस्त्र बलों का जो मनोबल है उसको बढ़ा सकती है। आज हमने देखो अपस्पा के बारे में समझने की कोशिश की। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। 5 मिनट में हम पूरा रिवाइज कर देते हैं कि अपस्पा आपके पास क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और कब ये आपके पास भारत में आया। देखो बच्चों, हाँ एक बात और याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, प्रेजेंट टाइम में जब भी हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर रीजन हमारा, और जम्मू कश्मीर के अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा कौन, अपस्पा। कुछ जगह पूरे राज्यों में लगा हुआ है और कुछ जगह सिर्फ कुछ हिस्सों में आता है, तो वो कोई इशू नहीं है, हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अपस्पा के बारे में। अपस्पा क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। कब से चर्चा में आया? 1958 में। और इसमें क्या है कि जो आर्म फोर्सेस होते हैं, सशस्त्र बल होते हैं, इनको कुछ स्पेशल पावर दी जाती है ताकि ये जो टफ सिचुएशन होती हैं उन टफ सिचुएशन को हैंडल कर सकें या उनको टेकल कर सकें। कहाँ पर लागू किया जाता है ये? अशांत क्षेत्र में। और अशांत क्षेत्र आपके पास क्या होता है? डिस्टर्ब एरिया। डिस्टर्ब एरिया का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास ऐसा क्षेत्र जहां पर हिंसात्मक गतिविधि हो रही हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीति के नाम पर, एक वर्ग के नाम पर, वहां आप इसको लागू कर सकते हो। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, स्पेशल कोर्ट जो आपके पास अपस्पा स्पेशल कोर्ट 1976 का एक वर्डिक्ट है और उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एरिया में अपस्पा लागू हो गया तो इसकी सामान्य जो अवधि है वो 3 माह है। मतलब अगर आपने किसी एरिया में अपस्पा को लागू करना है तो कम से कम ये 3 माह की अवधि के लिए लगेगा और उसके बाद जितनी आवश्यकता हो उतनी अवधि के लिए आप इसको क्या कर सकते हो? विस्तारित कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये कब मामला आया? ये 1976 अपस्पा स्पेशल कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। आप इसको भी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। आई होप आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे। आज हमने कोशिश की अपस्पा को समझने की। ऐसे काफी सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।